और साल था 1990 जब इंडियन एयरलाइन का एक विमान बेंगलोर में लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। सारे पैसेंजर्स इस बात से अनजान थे कि कुछ ही सेकंड्स में हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा। रनवे में पहुंचने से पहले ये धरती से टकरा गया। हादसे में जिंदा बचे यात्रियों में से 5 साल का एक बच्चा भी था। इस बच्चे ने मौत के आखिरी लम्हों को अपने शब्दों में बयान किया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आखिरी पलों के बारे में, हादसे की पूरी कहानी और इन्वेस्टिगेशन को भी समझने वाले हैं। 14 फरवरी 1990, सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे। आज हम बॉम्बे को मुंबई के नाम से जानते हैं, वहीं सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एयरबस A320 का एक आधुनिक विमान जिसे इंडियन एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। 11:30 प्लेन अपने पार्किंग गेट के पास पहुंच गया। 7 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो गए। वहीं 139 पैसेंजर्स, जिनमें से 4 बच्चे भी शामिल थे। धीरे धीरे ये पैसेंजर्स भी प्लेन में सवार होने लगे। प्लेन का सारा सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुका था। इसे बॉम्बे से बेंगलोर एयरपोर्ट में जाकर लैंड करना था। एक शॉर्ट इंस्पेक्शन के बाद प्लेन तैयार हो गया टेक ऑफ करने के लिए। ATC के क्लियरेंस के बाद दोपहर के 12 बजे ये प्लेन उड़ान भरा। इस उड़ान से पहले भी ये 2 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था, बम्बई से गोवा और गोवा से वापस बम्बई। मतलब कि ये फ्लाइट उस दिन की तीसरी फ्लाइट थी। इंडियन एयरलाइन का ये विमान बिल्कुल ही नया विमान था। बस 1 साल पहले ही एयरबस ने इसे इंडियन एयरलाइन को डिलीवर किया गया था। करीब 1 घंटे के सफर के बाद ये प्लेन बेंगलोर एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। अब बेंगलोर ATC ने इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 603 को गाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप रनवे 09 पर लैंड कर जाइए। लैंडिंग क्लियरेंस के बाद ATC इंतजार करता रहा कि अब प्लेन लैंडिंग करने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ATC को एक जोरदार आवाज सुनाई दिया। क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। हालत इतनी खराब थी कि ATC के पास कोई भी जरिया नहीं था कि वो फायर फाइटर्स को कॉल करके बता सके कि इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 605 क्रैश हो चुका है, जल्दी से वहां पर पहुंचो। 1990 के दशक में फोन भी उस वक्त हर किसी के पास नहीं हुआ करता था, इसलिए हादसे के बाद भी फायर फाइटर्स इस बात से अनजान थे कि कोई इंडियन एयरलाइन का विमान क्रैश हो चुका है। हादसे के कुछ ही देर बाद प्लेन में आग लग गई। धुएं से पूरा आसमान काला हो गया। इस धुएं को देखकर फायर फाइटर्स भी ये समझ गए कि शायद प्लेन क्रैश हुआ है। ये प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर पहले क्रैश हुआ था। आई विटनेस की माने तो ये प्लेन जरूरत से अधिक नीचे फ्लाई कर रहा था और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही ये उबड़ खाबड़ जमीन में हार्ड लैंडिंग किया, जिससे कुछ पल के लिए ये धरती पर तो उतरा, लेकिन समतल जमीन ना होने की वजह से वापस से ये प्लेन बाउंस कर गया और फिर से हवा में उठ गया। फिर हुई एक जोरदार टक्कर। इवन जो प्लेन का दोनों इंजन था वो भी उखड़कर अलग हो गया। हादसे के वक्त कुछ लोग भी मौजूद थे। ये मंजर देखकर उनका भी दिल सहम गया। इस भयानक हादसे के बाद भी प्लेन के अंदर बैठे लोग जिंदा थे, लेकिन अफसोस इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, प्लेन में आग लग गई। तभी वहां मौजूद लोगों ने देखा कि प्लेन का एक दरवाजा खुला और कुछ लोग घायल अवस्था में भागते हुए प्लेन से दूर जाने की कोशिश करने लगे। यही वो 54 लोग थे जो किसी तरह से मौत के मुंह से बाहर निकल गए, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं था। कई लोग तो इतने बुरी तरीके से घायल हो चुके थे कि वो बाहर निकलने में भी सक्षम नहीं थे और प्लेन में लगी आग पल पल उन्हें जला रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फायर फाइटर्स की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई। ये आग तो बुझ गई, पर इतने देर से बुझाने की वजह से 92 लोगों के घरों के दिए भी बुझ गए, हमेशा हमेशा के लिए। दोनों पायलट्स भी इसी हादसे में मारे गए। 54 लोग जो बच गए वो सारे के सारे जख्मी हालत में थे। इवन 2 लोगों ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। इस तरह से इस हादसे में 94 लोगों की मौत हो गई।
रिपोर्ट की माने तो अगर इस प्लेन में आग नहीं लगती या आग लग भी गई तो समय पर इसे बुझा दिया जाता, फायर फाइटर्स की गाड़ियां समय पर आ जाती तो शायद इतने लोग मारे नहीं जाते। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रैश की वजह से लोग नहीं मरते, बल्कि क्रैश के बाद लगने वाली आग उन्हें मार देती है। जब प्लेन के पैसेंजर सीट्स को देखा गया तो एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। प्लेन का कोलिजन इतना तेज था कि प्लेन का सीट बेल्ट ही टूटकर अलग हो गया। इस तरह से कई सारे पैसेंजर्स उछलकर सामने के सीट से टकराया होगा। खैर, हादसे के अगले दिन इन्वेस्टिगेशन की टीम अपने काम में लग गए। प्लेन का जो अगला हिस्सा था वो पूरी तरह से पिचक चुका था। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में लग रहा था कि मे बी ये कंट्रोल सरफेस के वजह से हुआ होगा। कंट्रोल सरफेस के अंदर प्लेन के बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं और ये सारे पार्ट्स प्लेन को कंट्रोल करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक प्लेन नोच के बल जमीन से टकराया तो मे बी यहाँ पर एलिवेटर की खराबी हो सकती है, क्योंकि इसी एलिवेटर की वजह से प्लेन का नोज अप और डाउन होता है। वही दूसरे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एक प्लेन गोल गोल रोल करते हुए धरती से टकराया। यहाँ पर हो सकता है कि प्लेन के एलिरॉन्स में खराबी हो गई हो, क्योंकि यही एलिरॉन्स प्लेन को रोल कराने में मदद करता है। इसी तरह प्लेन में कई सारे पार्ट्स होते हैं जो प्लेन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टिगेशन की टीम को लग रहा था कि इन्हीं किसी कंट्रोल सरफेस में खराबी हुई होगी, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला। प्लेन का सारा कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहा था। यहाँ पर एक सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि भाई, क्रैश के बाद तो प्लेन टूटकर चूर चूर हो गया, तो फिर इन्वेस्टिगेशन की टीम को कैसे पता चलता है कि प्लेन का कौन सा सिस्टम खराब था और कौन सा अच्छा? तो देखो, इसके पीछे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का हाथ होता है। बेसिकली ये करता ये है कि हर वक्त ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे कि लैंडिंग के वक्त पायलट ने फ्लैप्स को ऑन किया या नहीं, अगर किया तो कितने बज के कितने सेकेंड में ऑन किया और फ्लैप्स को किस सेटिंग पर रखा। इवन ये रिकॉर्डर ये भी नजर रखता है कि पायलट ने अगर फ्लैप को 30 पर सेट किया तो क्या वाकई में प्लेन का फ्लैप 30 पर सेट हुआ या नहीं। अगर हो गया तो समझो ये सही से काम कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो समझो कुछ गड़बड़ी है। बेसिकली क्रैश के बाद इसी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के डेटा को बारीकी से छानबीन किया जाता है। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 605 के केस में प्लेन का कंट्रोल सरफेस एकदम अच्छे से काम कर रहा था, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की टीम को इसके जांच के दौरान एक दूसरी खामी का पता चल गया। प्लेन के लैंडिंग के वक्त प्लेन का इंजन का थ्रस्ट आइडल पर था, यानी कि 0 पर सेट था और ये प्लेन ओपन डिसेंट मोड में उड़ रहा था। ये ओपन डिसेंट मोड प्लेन को क्रैश कराने के पीछे बहुत बड़ा रोल निभाया। तो आइए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लो कि मैं अपने प्लेन को लैंड कराने के लिए प्लेन को नीचे यानी कि डिसेंट करा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लेन को उड़ाने से पहले ही प्लेन के FMC यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सब कुछ प्रोग्राम कर दिया गया है कि कब कहाँ प्लेन को किस डायरेक्शन में मुड़ना है और कब प्लेन को नीचे लाना है। इसलिए प्लेन का कंप्यूटर खुद से ही प्लेन के स्पीड को इवन डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता रहेगा और एयरपोर्ट के पास आ जाने के बाद प्लेन का कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्लेन को डिसेंट कराना शुरू कर देगा। इसे हम एविएशन के लैंग्वेज में मैनेज डिसेंट के नाम से जानते हैं। मतलब कि इसमें सारा काम प्लेन का कंप्यूटर करता है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। मान लेते हैं कि मौसम खराब हो गई या फिर कोई दूसरा प्लेन उसी रास्ते में आ रहा है। अब यहाँ पर ATC कहेगा कि भाई जिस रास्ते में जा रहे हो उसको थोड़ा चेंज करो। अब यहाँ पर पायलट मैनेज डिसेंट को ऑफ कर देगा और प्लेन ओपन डिसेंट मोड में चला जाएगा, यानी कि प्लेन मैनुअल मोड में चला जाएगा। यहाँ पर प्लेन का कंप्यूटर प्लेन को कंट्रोल करने में कोई भी रोल नहीं निभाता। इवन ओपन डिसेंट मोड में जाने के बाद प्लेन का कंप्यूटर इंजन के थ्रस्ट को 0 पर कर देता है, यानी कि आइडल पर कर देता है, ताकि पायलट अपने हिसाब से इंजन के पावर को कंट्रोल करे। वैसे भी प्लेन को नीचे उतारते वक्त पावर की
की जरूरत नहीं पड़ती। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 605 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्वेस्टिगेशन की एक टीम उन सारे बचे हुए पैसेंजर से पूछताछ करने में लग गए कि क्या लैंडिंग के वक्त प्लेन के इंजन से आवाज आ रही थी या नहीं। ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स ने कहा कि नहीं। इवन कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम नीचे गिर रहे हैं। इस पूछताछ के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम कंफर्म हो गए कि हो ना हो ये हादसा ओपन डिसेंट मोड की वजह से हुआ होगा। पर सवाल ये था कि आखिर पायलट ओपन डिसेंट मोड में फ्लाई क्यों कर रहे थे। और चलो मान लेते हैं कि वो कर भी रहे थे, तो प्लेन के थ्रस्ट को आइडल पर क्यों रहने दिया। अगर वो इंजन के पावर को बढ़ाते तो आसानी से ये एयरपोर्ट में पहुंच सकता था। इन सब बातों का पता लगाने के लिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बारीकी से छानबीन किया जाने लगा। उधर एटीसी से भी पूछताछ की गई। एटीसी ने कहा कि प्लेन में सब कुछ ठीक था, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ये प्लेन 5000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था, जबकि इसे 4400 फीट के एल्टीट्यूड में होना चाहिए था। यानी कि ये अपने ग्लाइड स्लोप से 600 फीट ऊपर फ्लाई कर रहा था। अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन की टीम को सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर प्लेन में चल क्या रहा था। उधर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने भी पूरी कहानी को क्लीन करके आईने के समान कर दिया। तो आइए इन रिपोर्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस प्लेन के साथ क्या हुआ। दोस्तों, जब प्लेन लैंडिंग करने के लिए एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, तभी कैप्टन ने ये नोटिस किया कि प्लेन ग्लाइड स्लोप से 600 फीट ऊपर है। ग्लाइड स्लोप बेसिकली एक लाइन होता है जो रनवे से 3 डिग्री पर होता है। प्लेन को इसी 3 डिग्री के एंगल में लैंड करना होता है। अगर ये इसके ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए तो प्लेन रनवे के आगे चला जाएगा या फिर रनवे पर पहुंचने से पहले ही ये क्रैश हो जाएगा। इसलिए एक प्लेन को हमेशा 3 डिग्री के एंगल में यानी कि ग्लाइड स्लोप में लैंड कराना पड़ता है। हालांकि 3 डिग्री कहा जाता है, लेकिन असल में जो इसका एंगल होता है वो 2.5 से 3.5 डिग्री के बीच होता है। फ्लाइट 605 इस ग्लाइड स्लोप से 600 फीट ऊपर फ्लाई कर रहा था, लेकिन ये कोई गलती या गड़बड़ी नहीं थी। अक्सर प्लेन्स लैंडिंग के वक्त ग्लाइड स्लोप से ऊपर चले जाते हैं। ऐसे केस में प्लेन को वापस से ग्लाइड स्लोप में लाने का 2 रास्ता है। पहला रास्ता कि अगर प्लेन अधिक ऊपर है तो उसे एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड को कम करते हुए ग्लाइड स्लोप पर आना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता भी है। अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से थोड़ा बहुत ऊपर है, थोड़ा बहुत बोले तो 400-500 फीट ऊपर है, ऐसे में इस प्लेन को एयरपोर्ट का पूरा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेन को डायरेक्ट नीचे ग्लाइड स्लोप पर लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत बस ये हो जाती है कि इससे प्लेन का स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। ये स्पीड डिपेंड करता है कि प्लेन को कितनी तेजी से नीचे लाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नॉर्मल स्पीड में नीचे आता है तो प्लेन का स्पीड 250 नॉट्स के आसपास रहेगा। अगर ये तेजी से ग्लाइड स्लोप पर आता है तो प्लेन का स्पीड ऑलमोस्ट 300 नॉट्स के आसपास भी पहुंच सकता है। खैर, कैप्टन ने यहाँ पर को पायलट को 2 ऑप्शन दिया कि हमें क्या करना चाहिए, गो अराउंड करे या फिर वर्टिकल स्पीड को कम कर दे। को पायलट ने कहा कि वर्टिकल स्पीड को ही कम कर देते हैं, यानी कि प्लेन को डायरेक्ट नीचे ले आना। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि प्लेन को सीधे नीचे ले आए, इसकी भी एक लिमिट होती है। एयरबस A320 का जो नॉर्मल डिसेंट रेट है वो है 700 फीट पर मिनट, यानी कि ये नॉर्मली 1 मिनट में 700 फीट नीचे आ सकता है। लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 605 के पायलट ने वर्टिकल डिसेंट रेट को 700 फीट के बजाय 1000 फीट पर मिनट कर दिया। इससे हुआ ये कि प्लेन का स्पीड, जिसे ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था, वो बढ़कर 280 किलोमीटर पर आवर हो गया। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि प्लेन जल्दी से ग्लाइड स्लोप पर आ गया, लेकिन इस प्लेन की रफ्तार बढ़ गई। अब क्योंकि ये प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप पर पहुंच गया, इसीलिए कैप्टन ने प्लेन के वर्टिकल स्पीड को वापस से 700 फीट पर मिनट पर सेट कर दिया। पर असल में वो दोनों एक बहुत बड़े आफत की ओर बढ़ रहे थे। कैप्टन को लग रहा था कि उन्होंने वर्टिकल स्पीड नॉब को 700 फीट पर सेट किया है, लेकिन असल में उन्होंने एल्टीट्यूड नॉब को 700 फीट पर सेट कर दिया। ये दोनों एक ही जगह पर होता है, दिखने में भी ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। मे भी इसी वजह से कैप्टन ने गलती से गलत नॉब का यूज कर दिया। अब इसकी वजह से हुआ ये कि प्लेन ओपन डिसेंट मोड में चला गया, यानी कि प्लेन का पूरा कंट्रोल जो अब तक ऑटो पायलट कर रहा था वो यहीं पर काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा जो थ्रस्ट लीवर था वो भी आइडल पर चला गया।
बिना इंजन पावर के ये प्लेन बेहद तेजी से नीचे आने लगा। देखते ही देखते ये ग्लाइड स्लोप से भी नीचे आ गया। अब तक ये दोनों पायलट सारे खतरों से अनजान थे। तभी कॉकपिट में एक आवाज सुनाई दिया, 400। ये सुनकर दोनों पायलट्स के होश उड़ गए। 400 फीट, इतना नीचे हम कैसे पहुंच गए? तुरंत ही कैप्टन ने थ्रस्ट को देखा जो कि आइडल पर था। उन्होंने को पायलट से कहा कि हम अब तक आइडल थ्रस्ट डिसेंट मोड में उड़ रहे थे। कैप्टन को यहाँ पर तुरंत इंजन के पावर को फुल कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके अपने बातों को कंटिन्यू रखा। उन्होंने को पायलट से आगे कहा कि तुमने फ्लाइट डायरेक्टर को ऑफ नहीं किया। को पायलट ने देखा कि ये ऑन था। तुरंत ही उसने एफडी को ऑफ कर दिया और कहा कि ओके ये ऑफ हो चुका है। तभी दूसरी आवाज सुनाई दिया, 300 फीट। अब प्लेन का स्पीड लगातार कम होने लगा। देखते ही देखते ये प्लेन 100 फीट पर आ गया। कैप्टन के मुंह से आवाज आई, हे वी आर गोइंग डाउन। वहीं को पायलट ने कहा, ओ शिट। ये बातचीत इन दोनों की आखिरी बातचीत थी। इसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि कैप्टन ने टोगा बटन को प्रेस किया था। टोगा बटन यानी कि टेक ऑफ एंड गो अराउंड बटन। इस बटन को प्रेस करते ही प्लेन का कंप्यूटर सारा काम छोड़कर प्लेन के इंजन को मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करने में लग जाता है ताकि प्लेन को जल्दी से जल्दी ऊपर उठाया जा सके। लेकिन फ्लाइट 605 के पास इतना समय नहीं था, इसलिए टोगा बटन प्रेस करने के बाद भी ये प्लेन दोबारा से हवा में लिफ्ट अप नहीं हो सका। इस हादसे को टाला जा सकता था। जब दोनों ने कॉकपिट में सुना कि प्लेन 400 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका है, तभी उन्हें टोगा बटन दबा देना चाहिए था। लेकिन वो कॉकपिट में ये डिस्कस करने लगे कि एफडी यानी कि फ्लाइट डायरेक्टर ऑन है या ऑफ। हालांकि फ्लाइट डायरेक्टर का भी अहम रोल था इस प्लेन को क्रैश कराने के पीछे। दरअसल ओपन डिसेंट मोड में चले जाने के बाद प्लेन का थ्रस्ट आइडल हो गया। यहाँ पर कैप्टन ने एफडी को ऑफ कर दिया, जबकि को पायलट ने एफडी को ऑफ नहीं किया। ये एफडी बटन कॉकपिट के दोनों साइड होता है। अगर ये दोनों बटन को ऑफ कर दिया जाता तो प्लेन स्पीड मोड पर चला जाता और ये क्रैश नहीं होता। यहाँ पर प्लेन मैनुअल मोड में उड़ रहा था और जब कभी भी प्लेन मैनुअल मोड में उड़ता है तो इन दोनों एफडी को ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन फ्लाइट 605 के केस में ऑफ नहीं किया गया। ये पूरी कहानी आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, इसलिए फिर से इसका एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से ऊपर था, इसलिए नीचे आने के बाद कैप्टन ने वर्टिकल स्पीड को 700 फीट पर मिनट पर सेट करने के बजाय उन्होंने एल्टीट्यूड नोब को 700 फीट पर सेट कर दिया। यहाँ पर दो गड़बड़ी हो गई। प्लेन ओपन डिसेंट में चला गया, यानी कि अब पायलट को मैनुअली प्लेन को कंट्रोल करना था। और दूसरी गड़बड़ी ये कि प्लेन का थ्रस्ट आइडल पर चला गया। जब भी प्लेन को मैनुअली लैंडिंग कराया जाता है तो एफडी को ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एफडी को ऑफ नहीं किया गया। अगर ये एफडी ऑफ हो जाता तो प्लेन स्पीड मोड में चला जाता। ऐसे में ये क्रैश होने से बच सकता था। कॉकपिट में दो पायलट्स बस इसीलिए होते हैं ताकि एक पायलट प्लेन को फ्लाई करता रहे और दूसरा पायलट सारे कंट्रोल्स को मॉनिटर करता रहे। इसीलिए तो उन्हें कैप्टन और को पायलट के बजाय पीएफ यानी कि पायलट फ्लाइंग और पीएम यानी कि पायलट मॉनिटरिंग भी कहा जाता है। तो ये थी पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट। हालांकि इस रिपोर्ट पर आगे चल के काफी कंट्रोवर्सी हुई। ICPA यानी कि इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया। इन्होंने कहा कि इतने मिस्टेक्स जो कैप्टन ने किया जैसा कि बताया जा रहा है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इवन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने भी ऐसा मिस्टेक्स रिकॉर्ड नहीं किया। इनका मानना था कि इंजन में कोई टेक्निकल खराबी हुई थी और एयरबस के कॉकपिट के डिजाइन में ही बहुत सारे फ्लॉज हैं, पर इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। एयरबस की टीम ने भी इन बातों को इग्नोर कर दिया। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद एयर इंटरफ्लाइट 148 फ्रांस में क्रैश हो गया। ये भी सेम मॉडल का प्लेन था यानी कि एयरबस A320। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये प्लेन भी ठीक उसी तरह से क्रैश हुआ जिस तरह से 2 साल पहले इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 605 क्रैश हुआ था। उस समय इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन को इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन इस हादसे के बाद एयरबस की टीम को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और आगे चल के एयरबस A320 के कॉकपिट में बहुत सारे सुधार किए गए। तो ये थी कहानी इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 605 की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।